दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है, विनती करनी है, निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उसमें जो बेल आइकॉन है, जो घंटी की आकृति का बटन है, वो दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, आपको तत्काल उसकी सूचना मिल जाया करे। हमारी जानकारी में ये बात है कि जब भी कोई नया दर्शक हमारे वीडियो को देखता है तो वो उस वीडियो के बाद में तो उसकी हमारे चैनल में इतनी दिलचस्पी बढ़ती है कि वो ये चाहने लगता है कि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी उसे मिले। तो इसमें ये अगर आप लोग कर लेंगे तो इसमें आपको बड़ी मदद मिलेगी। साथ में आप जो कमेंट बॉक्स है हमारा, उस कमेंट बॉक्स में अपनी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज हम चर्चा करना चाहते हैं, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है थॉमस पिकेटी, जो पेरिस के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। उन्होंने एक अर्थशास्त्रियों के दल के साथ में एक शोध पत्र तैयार किया, और उस शोध पत्र में उन्होंने ये सुझाव दिया है कि विकास की जरूरतों के लिए अभी भारत को बहुत ज्यादा संसाधन जुटाने पड़ेंगे भारत सरकार को। तो उन संसाधनों को जो जुटाने का दबाव है उसके ऊपर, अभी शिक्षा में भी बहुत कम बजट दिया जा रहा है, स्वास्थ्य में भी बहुत कम बजट दिया जा रहा है, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी बहुत बजट की जरूरत पड़ेगी। तो वो उस बजट को जुटाने के लिए वो बहुत ज्यादा जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स का बहुत बोझ न डालें, उन पर टैक्स का बोझ न पड़े, क्योंकि वो लगभग संतृप्त हो गई। वो जितना टैक्स दे सकते हैं उतना उससे ज्यादा टैक्स कहीं वसूल कर रही सरकार। तो अब ये तो है ही कि सरकार को उसके नए क्षेत्रों की खोज करनी कि हमें संसाधन कैसे मिल सकें, कैसे अर्जित कर सकें गरीबों को बिना परेशान किए हुए, गरीबों को दुखी किए बिना। तो उसमें यह है कि ये बात भी अर्थशास्त्र के लगातार आंकड़े बढ़ा रहे कि आर्थिक विषमता इस देश में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ी। केवल 1% आबादी के पास 40% संपत्तियां केंद्रित हो गई, और जबकि उसके मुकाबले जो आम लोग हैं उनकी आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही, बल्कि आमदनी घटने की ओर जा रही है। तो फिर अब उनके पास में जब बढ़ रहा है, एक तरफ पूंजी का केंद्रीकरण बहुत मुट्ठीभर लोगों के हाथ में बढ़ रहा है, तो अब मुट्ठीभर लोगों के हाथ में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मुट्ठीभर लोगों से जितना वसूली होनी चाहिए टैक्स के रूप में, विकास का जितना खर्चा उनसे लिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट उतना खर्चा नहीं ले रही है। जो कर निर्धारण की जो अभी सिद्धांत है वो एक गलत सिद्धांत का पालन कर रही। तो इसमें थॉमस पिकेटी ने कहा है कि जिनकी करोड़ों रुपए से ऊपर की हैसियत है उन पर एक नया टैक्स लगाने का सुझाव दिया, 2% का टैक्स। वैसे इसके पहले जब पिछला बजट आया था तब भी चीन जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया था कि जो यहाँ 1% खरबपति है, उन 1% खरबपतियों के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाया जाए, 1% या 2% का, और उससे भारत सरकार को इतने ज्यादा संसाधन मिल जाएंगे कि कई वर्षों तक उसे आम लोगों पर एक नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खासतौर से मौजूदा जो मोदी सरकार है उसने जिस पैटर्न पे काम किया है, उस पैटर्न में उसने जो हमारी संविधान की जो 2 चीजों के लिए प्रतिबद्धता, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जो प्रतिबद्धता है, उसने उस प्रतिबद्धता को बुला के रखा। क्योंकि उसका लक्ष्य, मोदी सरकार का जो लक्ष्य रहा, मोदी सरकार का लक्ष्य सत्ता, किसी भी तरह सत्ता पे अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना, ये लक्ष्य रहा। और उसके लिए उसने शॉर्टकट का तरीका अपनाया। उसने कोई परिवर्तन नहीं चाहा समाज में। उसने ये नहीं चाहा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां मेरी इस बात के लिए वाहवाही करें कि आम आदमी तक हमने खुशहाली को कैसे, आम आदमी के जीवन तक हमने खुशहाली को कैसे पहुंचाया था, उसके जीवन को कैसे सुगम बनाया था, इसकी उसको फिक्र नहीं थी। मजबूत सत्ता बनाए रखने के लिए उसने ये क्या किया था, उसने प्रभावशाली लोगों के साथ उनके जो नाजायज हित है उनकी रखवाली की कीमत पर समझौता कर लिया था, जैसे कि उपनिवेशवादी सरकार भी करती है। उपनिवेशवादी सरकार किए हुए थी। वो क्या काम करती थी, जो यहाँ का शोषक वर्ग था, जमींदार था, राजा थे और जो पूंजीपति थे, उनको उसने अपना दोस्त बना रखा था, और उनके माध्यम से उनसे वो वसूली करती थी और उनको छूट देती थी कि वो जनता की आधाधुंध जनता को लूटे और जनता का आधाधुंध शोषण करे। तो उस जमाने में किसानों की
हालत, मजदूरों की हालत बहुत बुरी रहती थी, बेगारी की प्रथा का बोलबाला था। इसने आजादी के बाद वो चीजें बदली, लेकिन इसने उसी लेवल पे पहुंचा दिया। आजादी के बाद में जो चंद लोग थे जिनके पास में सारे जिनको अंग्रेज सरकार प्रेशर दी हुई थी, उनकी आर्थिक हैसियत तो इतनी थी कि वो ये सोच नहीं पाते थे कि हमारे पास में जितनी संपत्ति है उसका उपयोग क्या करें। तो जब आजादी के बाद में जब देश आजाद हुआ तो कई जगह जब जहां पे भी जब नए नए मकान बनने लगे और ऐसी नीतियां लागू कर दी गई जिससे समृद्धि का बंटवारा, समृद्धि की जो रोशनी है वो ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंचे, तो ज्यादा से ज्यादा आबादी की जब उससे आमदनी बढ़ी तो फिर लोग नए नए मकान, अपने मकान खड़े करने लगे, नए नए मकान बनने लगे। तो जहां पर भी पुराने कोई खंडहर खरीदता था और पुराने खंडहर में एक नया मकान बनाता था तो उसको नीचे गड़ा हुआ धन मिलता था, क्योंकि जिनके पास में धन था उनके पास में इतना धन था कि उन्हें पता ही नहीं था धन का इस्तेमाल करें। हमारे पास इतना सोना है तो हम सोने का करें क्या। वो कोई नई फैक्ट्री लगाने की उनकी सोच नहीं थी, उद्यमता की कोई एंटरप्रेन्योरशिप जैसी कोई उनके अंदर प्रतिभा नहीं थी। तो वो सोने को और अपनी गिन्नियों को वो गाड़ के रखती थी, तो वो वर्षों तक, दशकों तक वो जमीन के नीचे हुए गड़ा धन मिलता रहा। तो हिंदुस्तान तो तब भी गरीब नहीं था, लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ पे 80 और 90% आदमी की 90% आबादी की स्थिति ऐसी क्यों थी कि उसके पास में 2 जून खाने को रोटी भी उसको नहीं मिलती थी और पहनने को पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। आज वो स्थिति नहीं रह गई। आज भले ही 80 करोड़ आबादी को बांट रहा हो, मुफ्त अनाज ये सरकार बांट रही हो, लेकिन ये चौचलेबाजी है। ये तो केवल उसके बहाने वो एक तरह से रिश्वत बांटना है, वोट उनका खरीदने के लिए ये केवल योजना चलाई जा रही है। इस योजना की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन तो ये आज स्थिति पैदा क्यों हुई, क्योंकि बाद की सरकारों ने ये किया कि आम आदमी का वेतन बढ़े, आम आदमी को बेगारी से मुक्ति मिले, आम आदमी को अपनी मेहनत का पर्याप्त मेहनताना मिले। इस ढंग के प्रयास किए गए, पूंजी का पुनर्वितरण हो, पूंजी निचले स्तर तक लोगों तक पहुंचे, मेहनत के जनता तक पहुंचे, ये जो काम किया। अब इसकी दिशा को ये फिर उलटने का काम कर रहे हैं उसी तरीके से कि अगर हम चंद प्रभावशाली को, चाहे वो सामाजिक तौर पर प्रभावशाली हो और चाहे वो आर्थिक तौर पर प्रभावशाली हो, हम जब उनको पता चला कि उनको पूरी छूट देंगे मनमानी करने का, उनकी ताकत की हिफाजत करेंगे, तो वो लोग अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो जो गरीबों को वो नियंत्रित रखेंगे, गरीबों को जो है गरीबों को विद्रोह नहीं करने देंगे और हमारी सरकार चलती रहेगी। वो उनके सहयोग से गरीब भी हमको मजबूर रहेगा जो है हमको समर्थन देते रहने का। चुनाव का जो नाटक करते उसमें भी उन प्रभावशाली तबकों के दबाव की वजह से गरीबों का वोट भी हमें मिलता रहेगा। इस पैटर्न पे चले, उस पैटर्न पे उन्होंने 10 साल तक अभी सरकार चलाई, लेकिन उस पैटर्न के खामियाजी सामने आ गए। जब आजादी के बाद जिन चीजों का उसने जब अधिकारों का उपभोग कर लिया था उस गरीब जनता ने, तो उसको अब अधिकार कुचले जाना गवारा नहीं हुआ, तो उसके मन में विद्रोह की भावना धीरे धीरे पनपी। तो अब की बार वो जो नारे थे, आर्थिक जनगणना जैसे नारे, संविधान को बदलने जैसे नारे, क्योंकि संविधान ने मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सुनिश्चित किए हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटा आदमी हो, सबके मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए हुए। और ये सरकार जैसे चल रही थी वो संविधान बदलने के पहले ही उसने उनके गरीब आदमी के मौलिक अधिकार व्यक्त कर दिए थे। तो अब वो अधिकारों की कीमत जब वो अपनी पहचान गया था अपनी, तो उससे गवारा नहीं हुआ। इसलिए इस बार सरकार ने, भले ही सरकार जैसे तैसे अपना अस्तित्व बनाए रखे, लेकिन अब वो मनमानी नहीं कर पाएगी, निरंकुशता से नहीं चल पाएगी जैसी अभी 10 साल में चली। ये तो तय हो गया और हो सकता है कि सरकार को, सत्तारूढ़ पार्टी को अब की बार सत्ता गंवानी भी पड़ जाए। बहरहाल वो तो अभी 4 जून को पता चलेगा क्या होता है, लेकिन इतना हम तय कह सकते हैं कि अगर यही लोग सत्ता में बने भी रहे तो ये लोग सत्ता में जो है तो इनके पास में उतना बहुमत नहीं रह पाएगा कि ये जो चाहे वो कर सके। इनको आम लोगों के हितों की परवाह करनी पड़ेगी, आम लोगों के को आश्वासन देना पड़ेगा कि नहीं, आपके अधिकार बेमानी नहीं होंगे हमारे उपाय से। बहरहाल अब जो लाए हैं वो जो हमने कहा कि वो जो अभी पैटर्न था कि आप पहले अभी तक की जो सरकारें थी वो किस पैटर्न पे चल रही थी, वो ये मानती थी कि विकास हम करें ताकि
छोटे से छोटे निचले से निचले स्तर पर जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा आदमी, उसका भी जीवन सुखमय हो सके। लेकिन वो सुखमय जीवन, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो उसकी इतनी कम आय है कि हम उससे उसकी कीमत वसूलने की भावना रखें, ये नहीं। कीमत तो जो उसकी जो दे सकते उनसे दें। तो विकास के लिए संसाधन उन लोगों से जुटाए और उन लोगों को जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, जो सुख की सुविधाएं हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों के, तकनीकी आविष्कारों के जरिए जो सुख के साधन जुटे, उन सुख के साधन तक उनकी पहचान यथासंभव निःशुल्क पहुंचा दें। और निःशुल्क ना पहुंचाए तो उन चीजों में अनुदान दें। इसी के तहत रसोई गैस के सिलेंडर में अनुदान दिया जा रहा था। इसी के तहत बिजली, आम लोगों की जो घरेलू बिजली थी वो सस्ती दरों पर दी जा रही थी। लेकिन ये सरकार उस पैटर्न को बदलने जा रही थी। इस सरकार ने उल्टा कर दिया। इस सरकार ने वो क्यों बन गई? 1% आबादी, मात्र 1% आबादी के पास इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे पहुंच गई? क्योंकि उनसे उनका मुनाफा तो बढ़ गया इस विकास के जरिए। अगर पता चला एक्सप्रेस वे बना हुआ है तो एक्सप्रेस वे पर उनका माल बहुत कम समय में बहुत दूरी तक और ज्यादा माल और बहुत कम डीजल के खर्चे में पहुंच जा रहा है, तो उनका तो उसका जो है उनका मुनाफा तो बढ़ना लाजमी है, तो उनकी संपत्ति भी बढ़ेगी। लेकिन उसकी कीमत कहाँ है? उनकी जो कीमत जब चुकाने की बात आई, कीमत वो कैसे चुकाएंगे? वो सरकार को कैसे योगदान करेंगे उस विकास के बदले में? वो टैक्स के जरिए भी योगदान करते। तो उनसे जो वसूली, जो टैक्स की प्रक्रिया, उसमें इतने झोल है। चाहे वो इनकम टैक्स का हो मामला, तो इनकम टैक्स का जो लोग इनकम टैक्स देते, वो 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स, पता चला कि वो व्यक्ति जिसकी क्षमता इनकम टैक्स देने की है, वो 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स तब देता है जब 1 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी करने का अवसर उसको मिलता है। और ये गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। हर साल जो टैक्स वसूली के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। आंकड़े से आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप जो नए लोग जो थे, जो अभी पर्याप्त समृद्ध नहीं हुए थे, आप उनकी संख्या बढ़ाते जा रहे। तो इसलिए आपका थोड़ा जो टैक्स से जो अर्निंग है गवर्नमेंट की, वो बढ़ती दिखाई दे रही। जीएसटी में भी यही बात है। जीएसटी में भी जो बड़ा व्यापारी है, जो कारपोरेट है, वो जीएसटी में पता चला कि तब देता है 1 करोड़ रुपया जब वो 1000 करोड़ रुपए की चोरी कर लेता, उसको है ये अवसर प्राप्त। लेकिन निचले स्तर पर नहीं। और आम उपभोक्ता जिसको माचिस खरीदने में भी जीएसटी पे करनी पड़ती है, उसके सामने तो कोई ऐसा सुरक्षा कवच है नहीं जिससे वो बचा ले जाए, उस टैक्स की चोरी कर ले जाए। उसके साथ तो दुकानदार हाल की हाल वसूली कर लेगा। तो ये पूरी जो दिखाई दे रही टैक्स की वसूली, ये सब आम आदमी से हो रही है। और मौज कौन मान रहा है? बड़े आदमी। तो इसलिए बड़े आदमी, पूंजीपति, कारपोरेट, तो चंद कारपोरेट है, वो सरकार के बड़े समर्थक है। उस पर भी सरकार को तसल्ली नहीं है। सरकार पता चला उनको बहुत कम ब्याज पे वो भी दे रही है। कर्जा भी लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिया जा रहा है। सरकार की जो चहेती कंपनियां हैं, उनको इतना ज्यादा बैंकों ने कर्जा दे रखा है कि अगर वो कर्जा वसूल हो जाए जिस दिन, उन कंपनियों का दिवाला निकल जाए। उनका जितना भी फोकस है, जितना भी उनका वैभव है, वो सबके सब सरकारी कर्जों की बदौलत है। वरना उस पर भी पता चला कि 16 लाख करोड़ रुपए का विपक्ष चला रहा, और सरकार खंडन भी नहीं कर रही, उसकी माफी भी कर दे रही। और उसमें कोरोना के टाइम पे कारपोरेट टैक्स को भी बहुत ज्यादा घटा दिया था। ये कहा गया था कि इससे वो जो है निवेश ज्यादा करेगी, जो कंपनियां, तो लोगों को रोजगार मिलेगी और बाजार बाधित नहीं होगा, और लोगों को रोजगार पहली शर्त है। लेकिन रोजगार तो बढ़े नहीं, क्योंकि निवेश नहीं हुआ उनसे। देश के अंदर कोई उन कंपनियों ने निवेश किया हो, इस बात के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं। तो वो उन्होंने अपना मुफ्त में उन्होंने वो जो है कारपोरेट टैक्स में अपनी तमाम सारी रियायत पाई, और उससे जो मुनाफा हुआ उसका उन्होंने जाके निवेश विदेशों में जाके कंपनियों में किया। इस देश में न तो उन्होंने रोजगार बढ़ाने का कोई प्रयास किया, न यहाँ देश में निवेश बढ़ाने का प्रयास किया। अभी भी अगर सरकार की वही मतलब यही नीति अगर जारी रहती, तो आम आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किल हालात पैदा हो जाएगी। ये इन आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। आप बताइए, पता चला कि हमारे यहाँ इतना कच्चा तेल इतना सस्ता हो चुका, फिर भी आप पता चला कि उतना ही वसूल का 100 रुपए लीटर पे ही 100 रुपए लीटर पे ही आप पेट्रोल बेचते जा रहे हैं। डीजल की भी कीमत उतनी बड़ी है, जबकि डीजल का इस्तेमाल खेती के काम में हो जाता है। खेती की लागत बढ़ जाती है और उसके मुकाबले फसल की कीमतें बढ़ती नहीं, तो किसान वो मारा जा रहा है। उस पर भी आप किसान जो है पूरी खेती कारपोरेट को हवाले कर देने का इंतजाम किए जा रहे हैं। आपने कृषि कानून
अगर वापस ना हुए होते उस समय पे तो अभी तक पता चला कि अदानी की गोदामें बन चुकी थी, सारा पूरा माल उनकी गोदामों में जाके डंप हो जाता और किसान को बहुत मामूली दर पर और हो सकता है घाटे में अपनी फसल बेचनी पड़ती। और ये भी नहीं था कि इसके बावजूद भी फिर कि अभी ये भी इस बात से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि अगर इस सरकार को रिपीट होने का मौका मिल गया पर उतने ही बहुमत से जितना इस बार है, 400 का बहुमत तो दूर की बात है, तो ये सरकार फिर ये नहीं करेगी। सरकार ये फिर यही काम करेगी, सरकार फिर नए सिरे से यही सारे कृषि कानून को लाने का काम करेगी। सब इस बात को जानते हैं अगर इसे 400 का बहुमत मिल जाए। तो थॉमस पिकेटी ने जो कहा है वो बहुत ही गौरतलब है और उसके लिए सरकारें आप किसी बात को चुने। अच्छी बात रही कि अब लोगों को ये समझ में आ गया कि निरंकुश अधिकार नहीं देने पाले और ये धर्म का और जाति का जो जातिवाद को जो बढ़ावा देने का ये सारी प्रक्रियाएं जब होता है, गरीब आदमी का शोषण जब बहुत करने की जरूरत पड़ती है, उसको अपनी दुनियादारी की चिंता, वो जो उसकी जीवन की वास्तविक समस्या है, जो जमीनी समस्या उनके बारे में वो भूल जाए और वो ये झूठे जाति गौरव को बचाने में लग जाए, झूठे जाति गौरव को बढ़ाने में लग जाए कि अरे अमुक जात के लोग थे वो उन्होंने इसको देश के बचाने का काम किया। ये देश तो उन्हीं चंद जो है 10-12% जातियों का देश है जो उन्होंने हमेशा इस पर राज किया, बाकी तो यहाँ काम करने वाले बाकी यहाँ के रहने वाले सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं। अब मतलब वो कहाँ हवा हवाई हो गए, वो लता मंगेशकर का गाने के पता चल ना हिंदू के वो कोई जाट, कोई सिख, कोई जाट मराठा, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी, ये गाना खत्म हो गया। सरहद पर मरने वाले केवल हम ही थे, हम ही सरहद, हम ही इस देश के मालिक है, हम ही की वजह से ये देश बचा हुआ, ये संस्कृति बची हुई। अरे ये बहुसंख्यक आबादी का पूरा योगदान है। राणा प्रताप अगर मुगलों से अपने स्वाभिमान के लिए टक्कर ले रहे थे तो ठीक है, राणा प्रताप की तारीफ होना चाहिए, लेकिन अगर वो सफल होते, अगर वो मेवाड़ बच जाता तो उन्हें तो राज्य मिलना था नहीं, उनको उनका राज्य तिलक होना तो वैभव मिलना था। लेकिन अगर उनके साथ में जो है जो भील जो लड़ रहे थे, भीलों का क्या मिलना था? भील तो खुद भारतीय समाज के गौरव की, अपने देश के गौरव की, अपनी मिट्टी के गौरव की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ रहे थे। तो भीलों के प्रति जो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, जो हमारी कृतज्ञता जो अपेक्षित है उसको हम कैसे भुला देंगे। लेकिन आज तो यही सिलसिला चल रहा है कि देश में राजाओं की फौज में बाकी जो दमित शोषित जातियों के लोग भी कितनी बड़ी संख्या में रहते थे और उनको क्या हासिल था, उनको अगर आपका राज्य बच जाए, अब अगर वो यही सोचते कि कोई हो नरब हमें कहानी, ऐसा हालांकि लिखा गया हमारे धार्मिक उसमें, लेकिन बहुसंख्यक जनता ने ऐसा नहीं सोचा। सैनिक तो उन्हीं में से होते, तो उनका भी उतना बड़ा योगदान है इस देश में। हर देशवासी का योगदान है, उसकी जाति कुछ भी हो, और हर देशवासी के पास में पर्याप्त क्षमताएं हैं। हो सकता है कि बड़े व्यवस्था की वजह से कुछ ही जातियों का अवसर मिल पाया हो नेतृत्व करने का, उनको नहीं मिल पाया हो। तो जब एक सीमित जातियों का अवसर मिला तो उसका खामियाजा भी बहुत था। 1000 साल तक देश जो हर दृष्टिकोण से मजबूत था, जिसमें हर तरह की फसल भी होती थी, जिसमें हर तरह का ज्ञान विज्ञान भी था, है जिसकी आबादी भी ज्यादा थी, हर तरह की ऋतुएं भी थी, वो देश क्यों जो है हर विदेशी हमले के सामने घुटने टेक देता था। और उसने सिकंदर जब महापद्म नंद के वंश में उसने क्यों घुटने नहीं टेके सिकंदर के आक्रमण के समय, उसने जो है उस समय और उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों भगा दिया उनको सेल्यूकस को। तो क्योंकि उस समय जिनको आप मानते कि नहीं, ईश्वर ने तो इन्हीं को अधिकार दे रखा है कि आप ही राजा बनेंगे। जब उस समय की भावना नहीं थी, वो जो राजा थे वो कोई इस दायरे के लोग नहीं थे, इस दायरे के बाहर के लोग थे, आम जो बाद में आम जनता बनी उसमें से लोग थे, तो उन्होंने सफलतापूर्वक बचा लिया। अगर ऐसी स्थिति रहती कि कोई भी किसी भी जात का राजा बन सकता होता, तो किसी भी जात का जो विद्वान बन सकता होता, मंत्री बन सकता होता, राजा का सलाहकार बन सकता होता, राज्य ज्ञान विज्ञान का वैज्ञानिक अनुसंधान शोध का विद्वता के क्षेत्र में उसको सम्मान मिला होता, तो हो सकता कि हमको ज्यादा प्रतिभाएं मिलती और दुनिया में हमारा डंका वास्तव में बज रहा होता। वैसे तो दुनिया में आप कहे खूब के विश्व गुरु हम कभी रहे थे, लेकिन इसके प्रमाण तो कोई नहीं मिलते। इसका प्रमाण तो यही है कि जब बुद्ध थे
तो बुद्ध को दुनिया के तमाम सारे देश जब बुद्ध या सम्राट अशोक के समय से ही अपने गुरु की भूमि भारत को मानने लगे थे, क्योंकि बुद्ध की भूमि थी। और आज भी वो देश थाईलैंड वगैरह की जो ऐसे जो देश है, बौद्ध देश है, वो आज भी जब उस देश का नागरिक यहाँ आता है तो वो कहता है मैं अपनी गुरु की भूमि में जा रहा हूँ। तो आज भी वो उस दृष्टिकोण से विश्व गुरु बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि हमने एक समय ये गलतियां की, आज उन गलतियों के प्रायश्चित करने का मौका था, उन गलतियों को सुधारने का मौका था, और वो सुधारा जा रहा था इस सरकार ने। लेकिन इस सरकार ने अपने स्वार्थों के लिए, अपने केवल जनता के हितों पर केंद्रित न करके, जनता के हितों को केंद्र में न रख के, अपनी सत्ता में हमारी अक्षुण्ण बनी रहे लंबे समय तक और मजबूत बनी रहे, इसके लिए जो काम किया और इसके लिए जो प्रभावशाली और अन्यायी वर्ग का समर्थन जुटाने के लिए उनके पास अपने आप को गिरवी रख दिया, उसके कारण से वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पलट जाने पर पहुंच गई थी। लेकिन जनता ने समय पर सतर्कता का परिचय दिया। तो हम पुनः इस विषय पर लौटते हैं कि जनता को भी, अभी जनता की आर्थिक मामलों में जागरूकता बहुत कमजोर है, लेकिन जनता को जागरूक होना चाहिए। सरकार कोई भी बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने और चाहे वो यही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गठित हो, इंडिया गठबंधन के लोग भी बहुत भले नहीं हो सकता, अपेक्षाकृत इनसे वो कुछ काम सुधारवादी भी करे, कुछ आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली भी काम करे। लेकिन अगर लोग सोए रहे तो कुल मिला के वो भी वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। मतलब वो भी जो है उन लोगों के समर्थन जुटाने के लिए ज्यादा लालायित रहेंगे जो जनता के शोषण के लिए जिम्मेदार है। तो अब आर्थिक नीतियां ऐसी बननी चाहिए, जितना टैक्स लगना था वो लग चुका, और ये सरकार ने तो हद कर दी। इस चुनाव के दौरान जब ये नए टैक्सेशन की नए जो है कर सिद्धांतों की बात की गई विपक्ष की तरफ से, तो ये सरकार, ये बेशरम होकर ये सरकार जो है उनके हितों में खड़ी हो गई। जो शोषण कर रहे, जो मुनाफाखोर वर्ग है, ये सरकार कहने लगी आर्थिक सर्वे आप कैसे कराओगे। अरे आर्थिक सर्वे, अगर टैक्स से बचना है आम जनता को, आज पता चला कि लोकल टैक्स से लेके, नगर पालिकाओं से लेके वहां तक का कितना ज्यादा टैक्स बढ़ गया। एक आदमी के पास में अगर वो एक अदद मकान की बनवाने की जरूरत है, और मकान जो है वो रोटी कपड़ा मकान तीनों मूलभूत अधिकारों में शामिल है, तो कायदे से तो जो पहला मकान बनाने जा रहा है, जो केवल 1500 वर्ग फीट या 2000 वर्ग फीट तक का केवल जिसमें प्लॉट रखा, उसके तो कोई रजिस्ट्री शुल्क लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी रजिस्ट्री शुल्क किया आप वसूली कर रहे हैं। तो और उसमें भी आप मनमानी बढ़ोतरी किए जा रहे हैं। तो सारे के सारे टैक्स जो आप टैक्स पूरा का पूरा आम लोगों से वसूलना चाहते, उनको छूट देना चाहते, ये स्थिति बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो सरकार लाई थी विरासत टैक्स लाने, ये जो इंडिया गठबंधन जो लाया था कि हम विरासत टैक्स जैसा लगाने की कोशिश करेंगे, ये कोई नई बात नहीं थी। उसके पहले भी वेल्थ टैक्स लगाने की बात हो रही थी। वहां चीन ने अभी कुछ दिनों पहले अलीबाबा जैसी कंपनियों पे वेल्थ टैक्स लगाया था। तो उसमें ये थॉमस पिकेटी का जो सुझाव है, उस सुझाव पे गौर करना चाहिए, और गौर नहीं करना चाहिए बल्कि अगला जो बजट में जो नए कर लगने वाले हैं, बजट में नए कर में अब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो है वो जो मतलब वो आप इस बात के लिए सरकारों को अपनी वचनबद्धता स्वीकार करनी चाहिए कि सरकार जो है वो शिक्षा और इलाज ये इसको फ्री करने की बंदोबस्त करेगी, और रसोई गैस और पेट्रोल जैसी मूलभूत जो आवश्यकताओं की चीज है उसमें आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। वो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा दिवाला निकल गया। अगर आपका दिवाला अगर निकल रहा होता तो 1% केवल आबादी के पास में और 40% संसाधन न पहुंच गए होते। इसमें आपकी बेईमानी इस पर निश्चित रूप से प्रमाणित है, और ये बेईमानियां कोई भी सरकार आने के बाद में न कर पाए। जो टैक्स देने में सक्षम है, जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए, उन्हीं से टैक्स वसूली हो, क्योंकि विकास का पूरा लाभ उन्हें मिलेगा, आम आदमी का जीवन केवल सुखमय होगा। तो इसके लिए आपको पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखनी पड़ेगी। आप बजट जब प्रस्तुत होने का समय आए तब पाठकों के पत्रों के माध्यम से और जो अखबारों में उसके पहले आम जनता की राय छापी जाती, टेलीविजन पर जगह जगह शहरों में जाके और टेलीविजन के
टेलीविजन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग पता चला के लोगों की राय लेते हैं वो अपना माइक लोगों के बीच में घुमा के, तो उसमें लोगों को राय देनी चाहिए कि आप हमसे जितना टैक्स ले सकते थे आपने हमसे बहुत ज्यादा टैक्स ले लिया, आम जनता की जरूरत पे किसी पे टैक्स नहीं बढ़ेगा, और आप अब जो है अब आप ज्यादा संसाधन जुटाने के लिए उस और गौर करें जहां आपने अनावश्यक रूप से रियायतें दे रखी हैं और जहां पर आपने चोरी के अवसर मुहैया करा सके तो बड़े आदमियों के चोरी के सारे मुहैया अवसर समाप्त करने का काम करें, काले धन को बाहर निकालने का काम करें, केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए ईडी और सीबीआई छापेमारी न करे, ईडीआई और सीबीआई में मानव संसाधन बढ़ाया जाए और और उनके छापों की संख्या पता चला कि आज से कम लाखों गुना ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी बहुत ज्यादा काला धन जमा करके ये काले धन की एक एक पैसा तो उदाहरण एक पैसा नहीं आ सकता, एक पैसा से मेरा मतलब है कि अधिकतम पैसा वो जो सरकारी खजाना में काले धन का जमा हो जाए, ये आप प्रयास करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।